संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी संसद को कहते हैं। राज्यसभा संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। लोकसभा को संसद का निचला सदन कहा जाता है। लोकसभा को संसद का निचला सदन कहते हैं। दोस्तों, राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है। संसद का एक स्थायी सदन है। दूसरा, संसद के 3 अंग हैं। दोस्तों, संसद के 3 अंग हैं। पहला अंग है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। यानी कि संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा संसद का निचला सदन है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है, यानी इसका विघटन नहीं होता है। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों, संसद से संबंधित हम 100 बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगला जो तथ्य है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, और यह हर 5 वर्ष में विघटित होती है। वहीं पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति, जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। यह एग्जाम्स में प्रश्न आए हुए हैं कई बार। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, यानी कि जो संसद का उच्च सदन है उसमें अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। भारत की संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसकी अनुसूची 3 में राज्यों के मध्य राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, तब उसमें कुल अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन वर्तमान में कुल अनुसूचियां हैं 12। उनमें से संविधान की अनुसूची 3 में राज्यों के मध्य राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है 31 राज्यसभा सीटों के साथ भारत का सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य संख्या वाला राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं। उसका कारण यह है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला तथ्य है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों, 552। वहीं पर राज्यसभा में होती है कितनी? 250। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। अगला राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वह लगभग कितने कम से अधिकतम 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए क्या नामित कर सकता है, यानी कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। संविधान के भाग 4 में संसद के बारे में उल्लेख है। तो प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित करता है। अगला, राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को नामित करता है, उनमें से जो व्यक्ति होते हैं वह विशिष्ट उपलब्धि वाले 6 व्यक्ति होते हैं, जैसे कोई साहित्य में है, कोई कला में है, कोई विज्ञान में है। तो दोस्तों, हम संसद से संबंधित 100 बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को हल कर रहे हैं, जिनकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा चुना जाता है। वहीं पर राज्यसभा का जो सभापति होता था, वह कौन होता था? उपराष्ट्रपति होता था। राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहा जाता है। लोकसभा का जो मुखिया होता है उसको अध्यक्ष कहा जाता है। लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे कि वर्तमान में लोकसभा की 552 सीटों में जो बहुमत है वह है किसका? एनडीए सरकार का। और एनडीए के बहुमत दल जो बहुमत दल है लोकसभा में, उसके जो प्रधान नेता हैं वह हैं नरेंद्र मोदी। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद के लिए किसको नियुक्त किया है? श्री नरेंद्र मोदी को। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होना आवश्यक है।
लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना भी बहुत आवश्यक है। यानी कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक नहीं है तो वह लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हर 5 वर्ष में होता है, क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिनमें से राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, इसका कोई विघटन नहीं होता है। वहीं पर लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसका हर 5 वर्ष में विघटन होता है, जैसे कि 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे और 2024 में भी लोकसभा चुनाव होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं कितने, 1/3 सदस्य, यानी 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। वेरी वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है दोस्तों। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मंत्रियों की तो नियुक्ति प्रधानमंत्री करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसमें मेन पॉइंट यह है कि वह जो नियुक्ति है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अगला तथ्य है, भारत सरकार के जो मंत्री हैं उनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है, यानी कि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट्स, भारत सरकार के कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एवरेज मान लीजिए कि इस समय वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 552, अधिकतम 552 हो सकती है दोस्तों। और इसका जो 15% होगा, प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्री 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए दोस्तों, 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। संसद, जो भारत की संसद है उसमें कुल 3 सत्र होते हैं, आप इनको याद रखिए। 3 सत्र में से पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच में, दोस्तों अधिकतम जो अंतराल है वह 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। अगला, भारत का जो संविधान है फ्रेंड्स वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का सबसे बड़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वह भारत का संविधान है। भारत का संविधान दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। इसको आप याद रखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे हैं संसद के बारे में। तो दोस्तों इसमें संविधान और संसद दोनों के मिले जुले हुए प्रश्न भी कई बार हम डिस्कस करेंगे और कई बार एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। प्रारूप समिति जो थी उसका मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना, और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार दोस्तों भारत के संविधान में जब अंगीकृत किया गया था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय है। संविधान की आत्मा और
हृदय है। अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से। संविधान में आपातकाल की जो प्रावधान है वह जर्मनी के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, भारत के संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। वहीं पर भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वह हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का जो मजबूत संघीय प्रणाली स्ट्रक्चर है वह कहाँ से है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है। किससे? कनाडा के। भारत में दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में जैसे 18 वर्ष की आयु के पश्चात मत देने का अधिकार रखता है, बिना जाति लिंग भेद के आधार पर। किसी के साथ मताधिकार में जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का यह प्रावधान है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा आयु सीमा जो पहले 21 वर्ष थी उसको 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि जब भारत का संविधान अपनाया गया था तो उसमें मताधिकार की आयु थी 21 वर्ष, अब है 18 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। वहीं पर लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता है। जनता इनका चुनाव करती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम दोस्तों वह होता है जिसमें जब कोई भी चुनाव होता है, मान लीजिए किसी भी संसदीय क्षेत्र के लिए लोकसभा सदस्य की एक सीट के लिए चुनाव हो रहा है, उसमें 10 कैंडिडेट हैं, तो यदि उसमें से जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। मतलब होता है अधिक मत पाने वाला विजेता, जिसने सबसे ज़्यादा मत पाया वही विजेता। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट डालती है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन होता है वह जान लीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मैंने यहाँ पे निर्वाचित जो पॉइंट लिखा है निर्वाचित, इसका अर्थ यह है कि संसद में राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य का अर्थ यह है कि वह 12 सदस्य इसमें वोट नहीं डालेंगे। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कहाँ के? राज्य की जो विधानसभाएं उनके निर्वाचित सदस्य। उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, उनके निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति यदि अपना त्याग पत्र देना चाहे तो दोस्तों किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। संसद में राष्ट्रपति को महाभियोग, किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा संसद में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। महाभियोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया है वह केवल संसद लगा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया में दोस्तों क्या होता है कि महाभियोग जब राष्ट्रपति पर लगाया जाता है उसका केवल एक आधार है, वह आधार है दोस्तों संविधान का उल्लंघन। यदि संसद को यह लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब संसद में जो महाभियोग लगाया जाता है उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक है। 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और यह जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह एक
अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसको अर्ध न्यायिक इसलिए कहा जाता है कि इसमें भारत के न्यायालयों को शामिल नहीं किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। आप याद करिए दोस्तों, हमने राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में क्या बताया था। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य, नामित सदस्य नहीं लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। वहीं पर दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है, कौन सी महाभियोग की प्रक्रिया, तो इसमें केवल कौन भाग लेता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। इसमें नामित सदस्य भी भाग लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक, अधिनियम या विधि तभी बनता है जब राष्ट्रपति उसको अनुमति दे देता है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है संविधान ने कि वह मृत्यु दंड को भी माफ कर दे। किसको? मृत्यु दंड को भी माफ कर देगा। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं वह संविधान के अनुच्छेद 72 में उल्लेखित है, यानी कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं वह संवैधानिक शक्तियां हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ दिलाता है। भारत का उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। वहीं पर राष्ट्रपति जो होता है भारत का कौन होता है? प्रथम नागरिक होता है दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, संसदीय व्यवस्था में दोस्तों क्या होता है? वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि जनता के द्वारा चुनकर आता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, वहीं प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप याद रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र की कार्यकारी शक्तियां होती, वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 74। इसमें बहुत सारा विवाद रहता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब दूसरा पॉइंट पढ़िए, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा? इसी मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार तो कार्य करेगा, लेकिन उसके पास पुनः विचार की एक शक्ति दी गई, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट और वेरी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कि पुनर्विचार के बाद यदि मंत्रिपरिषद उसी सलाह या विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है दोस्तों, मानने के लिए बाध्य है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हल कर रहे हैं दोस्तों हम संसद के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के संबंध में पुनर्विचार की शक्ति दी गई। मैंने पहले आपको बताया 91 में जो संविधान संशोधन 2003 का है दोस्तों, उसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल जो संख्या है वह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है कौन? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कोई भी व्यक्ति जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद का सदस्य नहीं है वह दोस्तों क्या 6 माह की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इसका यह क्लॉज है दोस्तों, मान लीजिए कि सरकार में किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, यदि उसने कहीं पर चुनाव नहीं जीता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अगर वह किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करने में असफल रहता है तो वह 6 माह के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति 6 माह तक बिना राज्यसभा लोकसभा के सदस्य होते हुए भी मंत्री बन सकता है। मंत्रियों और के जो वेतन और भत्ते होते हैं वह दोस्तों संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, जैसे आपने सुना होगा न्यूज में, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री और
उपमंत्री। धन विधेयक का प्रावधान दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 में है दोस्तों। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ पर? लोकसभा में। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में भेजा जाता है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, राज्यसभा धन विधेयक को संशोधन नहीं कर सकती है दोस्तों। जब राज्यसभा के पास मनी बिल पहुंचता है तो राज्यसभा के पास दोस्तों मनी बिल में केवल सलाह देने के अलावा कोई भी उसको अधिकार नहीं दिए गए हैं धन विधेयक के संबंध में। राज्यसभा धन विधेयक के मामले में केवल सलाह दे सकती है। लोकसभा धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की उस सलाह को भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयक यदि लोकसभा में अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार को क्या करना है? त्याग पत्र देना पड़ जाता है। धन विधेयक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विधेयक है दोस्तों।